नाज़रीन, तब्दीली का नारा लगाकर आने वाली तहरीक इंसाफ 2 साल में पुलिस कल्चर तो ना बदल सकी, लेकिन 2 साल में पुलिस के 5 इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजीज तब्दील किए जा चुके हैं। अब शुएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी को नया आईजी पंजाब तैनात किया गया। यूं तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद 2 साल में अब छठा आईजी पंजाब आया है। शुएब दस्तगीर को हटाने की वजह कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर यानी सीसीपीओ उमर शेख से इख्तलाफात बताए गए थे। शुएब दस्तगीर का कहना था कि उमर शेख की तैनाती उनकी मशावरत से नहीं की गई। जो 6 सितंबर को रोजनामा दी न्यूज में खबर छपी थी, जिसके मुताबिक एक वफाकी मुशीर के कहने पर सीसीपीओ को तैनात किया गया। ये खबरें भी आई थी कि सीसीपीओ ने लाहौर पुलिस के अफसरान को आईजी का बराह रास्त हुक्म मानने से मना किया था। उमर शेख ने इन खबरों की तरदीद की थी, कहा था आईजी तो उनके कमांडर हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो उनकी कमांड न माने। इस वजाहत के बावजूद भी इख्तलाफात खत्म ना हो सके। शुएब दस्तगीर उमर शेख को हटवाना चाहते थे। 3 रोज तक पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस के सरबराहान में डेडलॉक बरकरार रहा। शुएब दस्तगीर आज तीसरे रोज भी फराइज सर अंजाम देने के लिए अपने दफ्तर ना आए। खबरों के मुताबिक इख्तलाफात पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दोनों पुलिस अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ताहम वज़ीर आज़म ने आईजी पंजाब के रवैये पर नाराज़गी का इज़हार किया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली में अपने चैम्बर्स में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सूबा एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है, दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। इस तब्दीली दर तब्दीली पर पंजाब पुलिस के अफसरान में भी अब शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। एडिशनल आईजी तारिक मसूद ने तो नए आईजी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये है कि इनाम गनी जूनियर हैं, वो इनके मातहत काम नहीं कर सकते। सीपीओ ऑफिस लाहौर में आला पुलिस अफसरान का हंगामी इजलास भी हुआ। इजलास में एडिशनल आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज और एआईजीज ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मिसकंडक्ट पर और चेन ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी पर सीसीपीओ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर सीसीपीओ आईजी पंजाब का हुक्म नहीं मानेगा तो लाहौर पुलिस चेन ऑफ कमांड की वर्जी करने वाले सीसीपीओ का हुक्म नहीं मानेगी। पंजाब में आईजी इतनी तेजी से तब्दील किए जाते हैं नाजरीन, जैसे हॉकी के खेल में एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को बॉल पास किया जाता है। मगर इन हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को तब्दील करके कलीम इमाम को आईजी पंजाब तैनात किया था। कलीम इमाम इस ओहदे पर 3 माह भी पूरे नहीं कर सके। कलीम इमाम के बाद मोहम्मद ताहिर को आईजी पंजाब लगा दिया गया, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 1 माह बाद हटा दिया गया। फिर उनकी जगह अमजद जावेद सलीमी को लाया गया। उन्होंने मुश्किल से 6 माह निकाले। फिर आरिफ नवाज खान को लाया गया, 7 माह बाद इन्हें भी हटा दिया गया और शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगाया गया। अब 9 माह बाद एक बार फिर शुएब दस्तगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया और इनाम गनी को नया इंस्पेक्टर जनरल आईजी पुलिस पंजाब लगा दिया गया। जब शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब तैनात किया गया था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी बहुत तारीफ की थी। कहा था कि 3 हफ्ते तक सोचने के बाद वो इस तब्दीली को लेकर आए, वो आईजी लेकर आए हैं जिसकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में इज्जत है। इससे पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप अब देखेंगे बिल्कुल चेंज आ जाएगा। अब सवाल यह है कि फिर क्या वजह बनी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जिसकी इज्जत थी उसे हटा दिया। अब सिर्फ यही नहीं, शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब बनाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इज़हार किया था और अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर इन्हें मुबारकबाद भी दी थी। आईजी शुएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। आईजी साहब, ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक मैं आपको दाद देता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब को हर मुमकिन सपोर्ट देने का भी वादा किया था। हम इंशाल्लाह आपको पूरी आईजी साहब पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चीफ मिनिस्टर और हमने फैसला किया कि हम आपको हर जगह पे आपकी मदद करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस नुमाया हो, पब्लिक के अंदर लोगों को नजर आए कि पंजाब पुलिस का एक नई सोच आ गई है, एक नया कल्चर आ गया। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पहले भी मुतासिर कुन न थी। बार बार पंजाब पुलिस का कल्चर तब्दील करने की बातें की जाती थी।
इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले भी कहा करते थे कि वो पंजाब पुलिस को ठीक करके दिखाएंगे। कि कल्चर तब्दील हो ना हो, आईजी तब्दील होते रहेंगे। फिर वजीर आजम बनने के बाद भी इमरान खान ने पंजाब पुलिस में रिफॉर्म लाने के दावे किए थे। सानह साहिवाल के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि वो न सिर्फ जिम्मेदारान को मिसाली सजा देंगे बल्कि पंजाब पुलिस के स्ट्रक्चर का भी फिर से जायजा लेंगे, तब्दील करके रख देंगे। पुलिस कल्चर के बजाय यूं बार बार आईजीज तब्दील किए जाने से पुलिस की कारकर्दगी भी मजीद मुतासर होती है। 15 अगस्त 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जराइम पेशा अफराद बेकाबू हो चुके हैं। साल के पहले 6 माह में कत्ल की 2012 वारदातें हुई। मोटरसाइकिल और गाड़ी छीनने की 14,737 वारदातें। पुलिस खुद तस्लीम कर रही है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पहले 6 माह में कत्ल, इक़दाम कत्ल, गाड़ियों, मोटरसाइकिल चोरी की वाक़यात में इजाफा हो। क्या वारदातें बढ़ने का ताल्लुक पुलिस की चेन ऑफ कमांड में बार बार तब्दीलियों से भी है? सबसे पहले नाज़रीन हम अपडेट लेते हैं हमारे जहांगीर खान से। हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे जनाब इरशाद भट्टी साहब भी। जहांगीर, एग्जैक्टली दोनों में मसला था क्या? अच्छा, मसला तो था बेसिकली सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब में। अब आईजी पंजाब अपनी शिकायत लेके गए वज़ीर आला पंजाब के पास, लेकिन बदले में उनको शिकायत का अजाला होने की बजाय उनको तो इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये तीनों में क्या चपकलिश चल रही थी? वज़ीर आज़म साहब तो तारीफें करते नहीं थकते थे दस्तगीर साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, सबसे पहले तो ये देखें कि इन 2 सालों के दौरान 5वें आईजी हैं जो कि बुज़दार हुकूमत के दौरान सूबे के आईजी होने से हटा दिए गए, उनको ओहदे से हटा दिया गया। 5वें आईजी को तब्दील कर दिया गया और अब 6ठे आईजी पंजाब पुलिस के सरबराह का चार्ज संभालेंगे। इन 2 सालों के दौरान कोई भी आईजी ऐसे नहीं गुजरे जिन्होंने इनकी मुद्दत जो है वो तैनाती की 9 माह से ज्यादा मुद्दत जो है वो शुएब दस्तगीर हैं जिन्होंने 9 माह पंजाब पुलिस के आईजी तैनात रहे। सबसे पहले कलीम इमाम को आईजी पंजाब तैनात किया गया। उनके बाद खैबर पख्तूनख्वा से इस्लाहात के नाम पर मोहम्मद ताहिर को आईजी पंजाब तैनात किया गया, जिन्हें 1 माह और 4 दिन के बाद ही तब्दील कर दिया गया। फिर उनके बाद जो है वो आरिफ नवाज जो है वो आईजी पंजाब तैनात हुए। फिर अमजद जवेद सलीमी तैनात हुए और उनके बाद शुएब दस्तगीर को तैनात किया गया। और वाकई इनकी तारीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी की। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि जैसे ही सीसीपीओ लाहौर को तब्दील किया गया और नए सीसीपीओ लाहौर ने चार्ज संभाला तो उसी दिन से आईजी पंजाब जो थे, साबिक आईजी पंजाब अब उन्हें कहेंगे शुएब दस्तगीर, उन्होंने काम करने से माजरत कर ली। ना सिर्फ काम करने से माजरत की बल्कि अपने दफ्तर आना भी छोड़ दिया। और 1 दिन पहले ही वो वजीर आला पंजाब के पास गए और जाकर ये शिकायत की कि नए तैनात होने वाले सीसीपीओ लाहौर जो है उनका ये बयान डिसिप्लिन और मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ना सिर्फ मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी है बल्कि चेन ऑफ कमांड को भी उन्होंने ब्रेक किया है। तो इसलिए उनके खिलाफ नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाए तो फिर वो काम शुरू करेंगे, अदरवाइज वो काम। अच्छा जहांगीर, अब ये बताएं, वो कार्रवाई तो उल्टी पड़ गई ना। अब मुझे ये बताएं कि एक जो पीएसपी एसोसिएशन का इजलास हुआ उसकी खबरें बड़ी अजीब अजीब आने लगी। किसी ने ये भी कहा कि सीसीपीओ साहब को रोक दिया गया आने से। एक ये, दूसरा ये बताइए कि ये जो पीएसपी एसोसिएशन का इजलास हुआ है इसमें अफवाहें ये है कि वो अफसरान शामिल हैं जो थोड़ी नून लीग से हमदर्दी रखते हैं, जिनको आज भी लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब वापस पंजाब में हुकूमत करने के लिए आ जाएंगे। ये भी एक वजह है इन अफसरान की और सीसीपीओ के तनाज़े की, और इसी जुमरे में आईजी पंजाब को भी डाल दिया गया इन्हीं अफवाहों के जुमरे में कि ये वजह है आईजी पंजाब की सीसीपीओ की। इसमें कितनी सदाकत है? अली भाई, ये बात कुछ इस तरह से है कि पंजाब पुलिस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात तब से लगते रहे हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में या इक़्तिदार में नहीं थी, सिर्फ अपोजिशन में थी। उस वक्त अपोजिशन जो थी उनका ये इल्जाम था कि पंजाब पुलिस जो है इसको शरीफ फैमिली ने अपने घर का नौकर बनाकर रखा हुआ, या इनका रुझान जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब ज्यादा है। ये छाप तो पंजाब पुलिस पर पिछले दौरे हुकूमत से थी, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बावजूद ये इल्जाम कुछ अफसरान पर आता रहा है कि उनका रुझान अभी भी नून लीग की तरफ है। तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि ऐसे अफसरान भी मौजूद होंगे जो कि मौजूदा हुकूमत की अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये जहांगीर साहब के तारिक मसूद साहब ने तो अब रिटर्न कह दिया ना कि मैं नहीं काम कर सकता इन आईजी के नीचे। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि मजीद 8 अफसरान भी ऐसे हैं जो शायद काम करना नहीं चाहते या काम करने से इनकार कर चुके हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है?
जी, जहां तक तारिक मसूद यासिन साहब की बात है तो वो एडिशनल आईजी फाइनेंस हैं, बल्कि अभी तक उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर ये लिखा है कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते इस पोस्ट पे, क्योंकि जो आईजी तैनात होंगे इनाम गनी वो उनसे जूनियर हैं। ये तहरीरी तौर पर उन्होंने लिख के दिया है कि वो अपने जूनियर के अंडर जो है वो काम नहीं करना चाहते। जहां तक बाकी ऑफिसर्स की बात है कि वो 8 लोग हैं जिन्होंने काम करने से इनकार किया है, तो अभी हतमी तौर पर या मुसद्दिका तौर पे इस बारे में नहीं कहा जा सकता। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के बाद पीएसपी एसोसिएशन या पंजाब पुलिस के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो क्या लाहा अमल इख्तियार करते हैं या उनकी जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये साथ में आखिर में बताइए, इनाम गनी साहब को अब लगाया गया है, इससे पहले जो मामला हुआ दस्तगीर साहब के साथ वो ये हुआ कि चेन ऑफ कमांड टूटी थी। सीसीपीओ साहब के हवाले से यही खबरें थी कि वो हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं आईजी का, या कह रहे हैं कि हर चीज मुझसे होकर जाएगी। तो ये जो चेन ऑफ कमांड टूटी है, ऐसे में गनी साहब का बतौर आईजी काम करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? जहां तक इनाम गनी की बात है तो वो इससे पहले भी एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में उन्हें साउथ पंजाब का आईजी तैनात किया गया था और अभी शुएब दस्तगीर को हटाने के बाद उनको जो है वो आईजी पंजाब के ओहदे पर तैनात किया गया है। वो ऐसी सिचुएशन में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कुछ भी कहना कबल वक्त है। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इरशाद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, कल्चर तब्दील करना था, थाना कल्चर तब्दील करना था, पुलिस कल्चर तब्दील करना था, तो या तो सिर्फ आईजी तब्दील हो रहा है। सर, आपको लगता है कि पंजाब में इस तरह से अगर वतीरा रहा तो फिर कभी पुलिस कल्चर तब्दील हो पाएगा? देखिए भाईजान, तब्दीली सरकार है, लग रहा है कि तबादलों की सरकार है, ऐसा फील हो रहा है। और ये डी ट्रैक हो गए, फिर हम घूम फिर के घुमन घेरियों में वहीं आ जाते हैं। ये डी ट्रैक हो गए जिस दिन नासिर दुरानी साहब ने रिज़ाइन किया और वो चले गए। वो दिन था कि जिस दिन नासिर दुरानी, आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये पोस्टर बॉय थे तहरीक इंसाफ के, केपीके पुलिस की तारीफ़ें होती थी, नासिर दुरानी साहब को की तारीफ़ें होती थी और पंजाब में बड़ी हाई होप्स पे लाया गया था। लेकिन पंजाब में वो फ्यूडल, वो जगीरदार, वो माफियाज जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने स्ट्रगल करनी थी, जिनको हराना था, जिनको शिकस्त देने के लिए वो मैदान में आए थे या जिनको ख़त्म करना था, वो फतह याब हुए और नासिर दुरानी साहब निकल गए और चाय का कप भी ना पूछा तहरीक इंसाफ ने। अब ये छोड़ दें, ये छोटी चीज़ है। ये फिर भी ये 3 अभी एडिशनल आईजी और उनका बनता था कि वो जूनियर के अंडर काम ना करें, उनको और जगह लगा दिया जाएगा। बाकी रावी चैन ही चैन लिखता है, ये छोड़ दें। ये जो इन दोनों के दरमियान हुई रिफ्ट हुई कि ये जब शेख मोहम्मद उमर जब 21वें ग्रेड में पोस्ट प्रमोट होने लगे थे तो शुएब दस्तगीर साहब ने उन पे कहा कि ये नहीं हो सकते, ये सी कैटेगरी में रखा और वो ना हुए। ये भी छोड़ दें कि वो उनको एथिकली जब मुबैना तौर पर शहजाद अकबर साहब ने उनको लगाया तो आईजी साहब से पूछ लेना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था। ये भी छोड़ दें कि बुज़दार साहब ने कितनी दोनों की सुलह की कोशिशें की। ये भी छोड़ दें कि वो जो एसपी जूनियर अफसरान की मीटिंग में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए कि मुझे सी ग्रेड में रखने वाले को अब मैं जवाबदेह नहीं हूँ, मैं जवाबदेह हूँ बुज़दार साहब को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद जिस तरह पर्सनल ले गए शुएब दस्तगीर साहब, वो भी छोड़ दें। फिर जिसके बाद वो माफ़ी मांगने के लिए और व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहे शेख मोहम्मद उमर, वो भी छोड़ दें और फिर नहीं मिले आईजी साहब। तो वो एक ये चेन ऑफ कमांड का एथिकली अखलाकी तौर पर उनको एतमाद में लेना चाहिए था। शेख मोहम्मद उमर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर कर ली तो उसके बाद अगर शुएब दस्तगीर साहब आईजी बनते, बड़े भाई बड़े बाप की होता है तो वो उनको माफ़ भी कर सकते थे। ये सारी छोड़ दें। बात बेसिकली ये है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने के बाद इन कामों के लिए नहीं रखा था कि वो कसूर में वाक़या हो तो SHO पुराने को बदलें, नए को लगाएं।
इन कामों के लिए नहीं रखा था कि सानिया साहिवाल हो तो मुजरम बच जाएं और पता ही ना चले। इन कामों के लिए नहीं रखा था कि मॉडल टाउन उनको अब भूल ही जाए, वो कभी ज़बान पे ना लाएं। इन कामों के लिए नहीं रखा था कि वो हर हफ्ते दूसरे हफ्ते पंजाब जाएं और सारे कमिश्नर लाहौर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और उन सारे तक करें। और इन कामों के लिए नहीं रखा था कि वो कभी बुज़दार साहब के लिए पॉलिटिकल शराफिया को कह रहे हों कि आप बुज़दार सीएम में मजबूत है, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी झक्कड़ चल रहे हों, 5 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी, और बाकी ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि 12 हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी बदले। बेसिक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल रहते हैं, 40% वक्त गुजर गया है। बदलना जो चाहिए था वो बदलना चाहिए था उस्मान बुज़दार को, वो नीचे बदलाव कर रहे हैं। ये सारी मरियम नवाज साहबा का मिस हैंडल होना या उनका नैब पे पथराव करना। ये जो अभी तक आपने जो रुदात पूरी बताई है सीपीओ की और आईजी साहब की, बड़ी एक जिसे कह लेना कि चाइल्डिश किस्म की ये चपकलिश है, किसने किसको क्या कहा, किसने किसकी बात नहीं सुनी। उसकी वजह से जो हमारी पॉलिटिकल एलीट थी, वजीर आला साहब थे, वजीर आजम साहब थे, मतलब वो भी इसको उन्होंने भी इस तरह लिया कि जैसे ये कोई 2 हमसायों की लड़ाई है और आईजी को घर चलता किया। हालांकि ये आईजी बकौल इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। तो ये संजीदगी का ये लेवल जो है, आपको लगता नहीं है कि पंजाब की ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, आप मेरा ख्याल है फिर पंजाब में चले गए। आप बताएं कि किसी भी हुकूमत में किसी भी वजीर ख़जाना ने ये कहा है कि 17 रुपए किलो टमाटर हैं? ये संजीदगी का लेवल आप क्या देखते हैं? जो हवाबाजी के वजीर ने पीआईए पे खुद का शमला किया है, हाँ, जो हवाबाजी के वजीर ने पीआईए पर खुद मरे मुक्के पीआईए पर जो खुद को शमला किया, वो संजीदगी का आला नमूना था। जो वजीर खारजा ने खारजा पॉलिसी पर हमला किया, वो आला नमूना था। जो शेरी मिजारी ने कहा कि वी लेट डाउन कश्मीरीज, अपनी हुकूमत को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को तहस नहस किया, वो आला नमूना था। जो फूड सिक्योरिटी का वजीर कौमी असम्बली में कह रहा है कि गंदम हुई भी बहुत ज़्यादा, गंदम खरीदी भी बहुत ज़्यादा, और आज गंदम मिल भी नहीं रही, अजूबा हो गया, ये आला है। ये जो शेख रशीद साहब अवाम को इतला दे रहे थे कि मैं 14 मरतबा वजीर रहा हूँ, मुझे कोरोना का टीका नहीं मिल रहा था और मुझे एनडीएमए के चेयरमैन ने लिया, ये आला नमूना था। आला नमूना और सुनिए कि इस हुकूमत के 2 मेन एजेंडे थे, एहतसाब और इस्लाहात। इस्लाहात का आलम यह है कि पिछली से पिछली काबीना में इशरत हुसैन और अरबाब शहजाद अल्हम्दुलिल्लाह इतने सुरखरू हुए हैं कि अब शफकत महमूद साहब को दे दिया कि आप इस्लाहात करें। 2 साल बाद ये हाल है। आगे सुने संजीदगी का नमूना, पिछली से पिछली काबीना में रजाक दाऊद साहब आते हैं और काबीना को खुशखबरी सुनाते हैं कि मैंने 3 रुपए चीनी कम करा दी है फी किलो। अब ये रजाक दाऊद साहब वो हैं जिन्होंने जो शुगर सब्सिडी और शुगर एक्सपोर्ट के रुएं रवां थे, और जो 55-60 रुपए से 105 रुपए पे चीनी पहुंच गई है। शहजाद अकबर साहब ने बताया था 1 रुपए चीनी बढ़े तो 5 अरब शुगर मालकान को मिलते हैं। अच्छा, अगली मीटिंग होती है कैबिनेट काबीना की, तो रजाक दाऊद साहब आके कहते हैं कि ये बड़े शुगर मालकान ब्लैक मेलर हैं, वो 3 रुपए जो उन्होंने बढ़ाई थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी और गंदम स्टोर कर ली है। और फिर कहते हैं लेकिन मैंने हल निकाल लिया है। पूछा गया हल क्या निकाला है? कहते हैं गंदम एक्सपोर्ट हो रही है और गंदम एक्सपोर्ट करवा और आ रही है, चीनी अब 1 साल पहले एक्सपोर्ट हो रही थी, 1 साल बाद इंपोर्ट हो रही है, गंदम आ रही है। साथ ही अली जैदी साहब बताते हैं कि 3 जहाज जो हैं वो उसके भी आ गए हैं गंदम के वो, और ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि 2 महीने बाद, कटाई के 2 महीने बाद गंदम बाहर से आ रही है। और सुने जो संजीदगी का आला नमूना, हमें बताया जा रहा है कि रहम आ गया था नवाज शरीफ साहब पर, अब बताया जा रहा है कि गलती हो गई थी। सारा कुछ काबीना में पता चला है कि नवाज शरीफ साहब, हमारे दोस्त रऊफ क्रास साहब ने इसको ज़्यादा नरेट किया, काबीना में पता चला है कि नवाज शरीफ साहब को जब भेजने लगे थे, यूके गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई आप इनको किस लिए भेज रहे हैं, ये मुजरम हैं, जेल में हैं, स्टेटस क्या है, क्यों भेज रहे हैं?
हमारी हुकूमत ने खैर से काबीना का फैसला, अदालत का फैसला, मेडिकल रिपोर्टें उनको भिजवा के कहा कि इंसानी तिब्बी बुनियादों पर भेज रहे हैं, तोहफा कबूल कीजिए। और आज इनका हाल देख ले। तो संजीदगी का लेवल पंजाब हो। देखिए बात यह है कि जब आप छोटे लोग जी बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपके कीमती वक्त का, आपकी राय, बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको एक बड़ा ही अनोखे पैकेज की दास्तान सुनाएंगे कि मेरे पैसे मुझसे लेकर मुझे पे खर्च करके अगर एहसान जताया जाए तो क्या उसको मैं एहसान मानूंगा। बात करेंगे कराची पैकेज के हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची का तारीखी पैकेज सियासी एतराज़ात का शिकार होता जा रहा है। किसका हिस्सा कितना है, कौन कितने पैसे दे रहा है। 3 रोज कबल वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 1100 अरब के जिस पैकेज का ऐलान किया था, आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने इसके हवाले से जिन अहम और बुनियादी हक़ाइक़ की निशानदही की है, जिन्हें सुनने के बाद महसूस हो रहा है कि KTP यानी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 1100 अरब में सिंध हुकूमत वाकई वफाक से ज्यादा हिस्सा डाल रही है। इस पैकेज की हिस्सेदारी के हवाले से आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने 2 इंतहाई बुनियादी सवालात उठाए हैं, जिससे वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची सर्कुलर रेलवे और बहरिया टाउन सेटलमेंट की रकम के हवाले से दलाइल देते हुए बताया कि सर्कुलर रेलवे वफाकी नहीं बल्कि CPEC का मंसूबा है, इसीलिए इस पर खर्च होने वाले 300 अरब रुपए वफाकी हुकूमत जारी नहीं करेगी। तो वफाक कैसे इस मंसूबे का क्रेडिट ले सकता है? कराची सर्कुलर रेलवे CPEC का हिस्सा है। सारा ग्राउंड वर्क सिंध हुकूमत करे, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चेरी पिकिंग के लिए कह के नहीं यार ये 300 अरब रुपए तो हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो मैं समझता हूँ ज्यादती होगी। ऑरेंज लाइन को सूबाई हुकूमत ने बनाया था, क्यों? चूंकि वो एक शहर की इंटरनल मैनेजमेंट मास ट्रांजिट की बात कर रही है, तो कराची के अंदर भी वही उसूल होगा ना। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा वाकई ही CPEC का ही हिस्सा है, और इस बात की निशानदही के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए 800 अरब रुपए देने का जो दावा कर रही थी, इसमें से सीधे सीधे 300 अरब रुपए तो यहीं फारिग हो जाते हैं। अब आ जाते हैं बहरिया टाउन कराची की सेटलमेंट फंड की जानिब, जिसकी मद में बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपए देने हैं, जिसमें से तकरीबन 60 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे हैं वो सिंध के हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इन पैसों पर अपना हक जता रही है। बहरी केस में जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे पड़े वो पैसे सिंध के हैं, जमीन सिंध की है, मलीर की है, सिंध की आवाम के। वफाकी हुकूमत ने एक काउंटर दरखास्त दायर की हुई है कि पैसा हमारा है, सिंध का नहीं है, ये वफाक का पैसा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जमीन हमारी तो पैसा किसको मिलेगा? वो मुर्तज़ा वहाब ने मिसाल दी कि जब नैब किसी मंसूबे में करप्शन की रकम रिकवर करता है तो वो पैसा उस हुकूमत को ही मिलता है जहां वो करप्शन या बेज़ाब्तगी हुई होती है। इस फॉर्मूले के मुताबिक बहरिया टाउन सेटलमेंट की रकम पर भी सिंध हुकूमत का ही हक बनता है, और अगर अदालत भी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मान लेती है तो अभी के 60 अरब और अगले 3 साल में बहरिया टाउन जितनी भी रकम अदा करेगा वो भी वफाकी हुकूमत के बजाय सूबाई हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। इन्हीं दलाइल की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत दावा कर रही है कि KTP में सिंध का हिस्सा वफाकी हुकूमत से न सिर्फ ज्यादा है, बल्कि वफाक तो 1100 अरब में से अमली तौर पर सिर्फ 103 अरब रुपए दे रहा है। वफाकी वुज़रा ने कह दिया कि 1100 अरब में 62% जो है वो वफाकी हुकूमत का है और 38% जो है सूबाई हुकूमत का है। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए, 362.9 बिलियन में से 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के थ्रू किए जाएंगे, और जो रिमेनिंग 103 अरब रुपए है वो वफाकी हुकूमत खुद फंड करेगी। एक जानिब 1100 अरब के पैकेज पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हैं, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की इमदाद की मुंतजर है। सिंध भर में सैलाब ने 25 लाख अफराद को मुतासर किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान साहब के रहनुमा जनाब खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम साहब शुक्रिया। सर, CPEC का मंसूबा है ये सर्कुलर रेलवे का, इसको आप वफाक अपना मंसूबा कह रहा है, और जो इसके लिए 300 अरब रुपए की रकम दरकार है वो भी CPEC से आएगी, लेकिन आप कह रहे हैं हम दे रहे हैं।
सर अगर ये मंसूबा सिंध में बन रहा है, पैसे भी आप नहीं सीपैक दे रहा है, तो फिर ये तो सिंध का क्रेडिट होना चाहिए, सिंध हुकूमत के पास इसका इंतजाम होना चाहिए, आपके पास क्यों कर? ये एतराज है मेन सिंध हुकूमत का। अच्छा देखिए, मुझे ना बड़ा अफसोस हो रहा है इनकी सारी स्टेटमेंट सुनकर। और आपने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो एक बड़ा दिल करा, इनको अपने साथ बिठाया, वज़ीर आला एक तरफ थे और गवर्नर साहब एक तरफ थे, और कराची की बेहतरी के लिए इन प्रोजेक्ट्स को जो है चूज़ किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स को जो चूज़ किया गया है वो कि बनी गाला में बैठ के फ़ैसला किया गया, ये एक टेबल पे बैठकर जिसपे इनके पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिसमें सईद गनी है, नासिर साहब हैं, और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के भी लोग थे, और MQM से जो थे अमीनुल हक साहब थे। एक टेबल पे बैठकर फाइनलाइज हुआ है कि वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है और कराची की बेहतरी के लिए उसको हमने आगे लेके चलना है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि कराची सर्कुलर रेलवे है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहकामात आए हुए हैं कि उसको मुकम्मल करना है, और उसमें उनकी तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं कि वो वफाकी हुकूमत ने करना है। तो जाहिर है कि वो चीफ जस्टिस के जो अहकामात हैं उनको तो हटाया नहीं जा सकता, वो तो अमल हमने पूरा करना है। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे शायद बड़ा दिल करने वाली बात इतनी ना हो, क्योंकि ये तो वफाक की जिम्मेदारी है मेरा ख्याल है, क्योंकि कराची इतना कमा कर देता है, कराची की मदद को अगर आज वफाक आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सर ऑरेंज ट्रेन पंजाब का हिस्सा है, भले ही वो सीपैक के पैसे थे, तो इसी तरह से सर्कुलर रेलवे भी सिंध की होनी चाहिए ना, ये उनका सवाल है बुनियादी सा। इसका जवाब दें सर, क्या सिंध का हक नहीं है कि वो सर्कुलर रेलवे उसके पास रहे बजाय के वफाक के पास हो? नहीं, देखें जिस तरीके से ऑरेंज लाइन के बारे में आपने जिक्र किया लाहौर में, उसी तरीके से कराची में भी तो ग्रीन लाइन बन रही है, वो भी तो पूरी वफाकी इन्वेस्टमेंट है। देखें, आपको ये आवाम को क्लियर करना पड़ेगा कि सूबाई हुकूमत को सालाना पैसे मिलते हैं NFC के बाद, ऐसा नहीं कि पैसे में नहीं मिलते। ये तो जितने भी फंड्स हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने एडिशनल फंड्स अनाउंस किए ना, ये 1100 अरब रुपए की जो अनाउंसमेंट है ये सब एडिशनल है। उसके अलावा तो सालाना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आज नहीं पिछले 12 साल से मिल रहे हैं, हमसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो भी इनको पैसा देती थी, तो वो कोई इशू नहीं है। देखें अभी जो उसका पूरा ब्रेकअप है वो तकरीबन अगर ये 1100 अरब है तो 350 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के हिस्से में आ रहा है, 350 अरब रुपए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। लेकिन अगर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत ने करने, तो वो तो हम करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सूबाई हुकूमत कुछ और भी काम करना चाहती है तो कर ले, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये अमाउंट मौजूद है। अगर लेट्स से कि वज़ीर आला साहब कहते हैं कि नहीं ये सर्कुलर रेलवे हम बनाएंगे, तो वो ज़रूर बना लें, फिर वो हमें बता देंगे जो एडिशनल पैसा हमारे पास पड़ा है वो ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा क्लियर किया कि अगर वो चाहते हैं कि कोई और काम करना है तो हम कोई और काम करने को भी तैयार हैं। देखें ये सारे काम करने के मौके इनके पास 12 साल में थे, आज जब चीज़ें फाइनलाइज हो गई, कमेटीज़ बन गई हैं और ये एक टेबल पे बैठ के फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिए कि कराची की बेहतरी के लिए क्या काम करने, तो अब इसके अंदर हर्डल्स पैदा नहीं करने चाहिए। अब तो ये जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है ये ओनरशिप ले रही है कि जहां पे इश्यूज आएंगे वो डेफिनेटली ये तहफ्फुज़ात उस कमेटी में भी रखेंगे। अब उसमें एक तहफ्फुज़ात उनमें से एक और भी है, वो भी आपके सामने रख देता हूं मैं। अब वो कहते हैं नैब जिस मंसूबे में करप्शन को पकड़ती है, जिस सूबे में वो प्रोजेक्ट लगा होता है जहां करप्शन हुई होती है, जो सूबे का प्रोजेक्ट होता है उसके पैसे रिकवरी के भी सूबे को मिलते हैं। सर मलीर की जमीन में बेज़ाब्तगी हुई, उसके बदले में जो पैसे हैं वो सिंध को क्यों नहीं मिलेंगे? वो 485 अरब जो केस के थे पैसे, वो आप अदालत से क्यों मांग रहे हैं सर? वो तो फिर सिंध का हिस्सा है। वो अदालत से देखें, सबसे पहली बात है कि आपने तो वो पैसे बांट दिए थे ना, आपने तो सबसे पहली बात है कि वो पैसा लिया ही नहीं था। ये तो सारा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि उन्होंने ये सारा पैसा निकाला, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपके वक्त का कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंध हुकूमत के साथ बैठ के सेटल होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कसूर की ज़ैनब की तरह एक और मासूम दरिंदगी की भेंट चढ़ चुकी है। एक और फूल को बेदर्दी से मसल कर रख दिया गया। कराची के इलाके ईसा नगरी की रिहायशी 5 साला नन्ही मरवा को भी शैतान सिर्फ दरिंदे ने हवस मिटाने के लिए और हवस मिटाने के बाद बेरहमी के साथ कत्ल किया था, और कत्ल के बाद नन्ही बच्ची की लाश को ज़ैनब ही की तरह कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। इस बेरहमाना और इंसानियत सोज वाक़े के बाद अब तक पुलिस ने 17 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद के DNA नमूने भी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए, और ये तमाम गिरफ्तार अफराद बच्ची के घर के अतराफ में रहने वाले लोग हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद किराए के घरों में बगैर फैमिली रिहाइश पजीर हैं, और सबसे ज़्यादा मशकूक शख्स नवाज की जदीद खतूत पर तफ्तीश की जा रही है, और नवाज के
2 बेटे भी पुलिस की हिरासत में हैं। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि बच्ची के अगवा में पड़ोसी मुलव्विस हैं, क्योंकि इत्तला देने वाले उनके पड़ोसी नवाज की कमर पर खून भी मिला था। पुलिस का कहना था कि बच्ची की लाश तकिए के गिलाफ में मिली है और नवाज के घर में मौजूद तकियों पर गिलाफ नहीं थे। घर को भी धोया गया है। ये सब शवाहिद मकतूल बच्ची के पड़ोसी नवाज को शक की जद में ला रहे हैं। 4 दिन पहले जुमा की सुबह मरवा घर से निकली, दुकान से बिस्किट भी खरीदे, लेकिन इसके बाद फिर वो घर वापस नहीं पहुंची। बदबख्त शख्स ने इसे रास्ते से ही अगवा कर लिया था। बच्ची की गुमशुदगी के बाद घर वाले परेशान हो गए, बच्ची को ढूंढने के लिए भाग दौड़ की, मस्जिदों में ऐलानात कराए, लेकिन बच्ची का कहीं पता न चला। इसके बाद हफ्ते की शाम को मरवा के वालिद ने थाने में जाकर बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया और फिर उसी रात को ही ईसा नगरी के करीब पीर बुखारी कॉलोनी में खाली प्लॉट में कचरे से बच्ची की एक कपड़े में लिपटी हुई लाश मिल गई। बाद में तिब्बी मुआयने में मरवा के साथ ज्यादती की तस्दीक भी हुई। MLO जिना अस्पताल का कहना था कि बच्ची को सर पर पत्थर मारकर कत्ल किया गया। तस्दीक के बाद पुलिस से मुकदमे में कत्ल और ज्यादती की दफा शामिल कर ली है। मुल्क में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं। नाजरीन, अंग्रेजी अखबार डॉन में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में सिंध में तकरीबन 358 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बन चुके हैं, जिनमें 252 लड़के और 106 लड़कियां शामिल हैं, जबकि कराची में 116 बच्चे जिनसी ज्यादती का शिकार हो चुके हैं। इनमें 96 लड़के और 20 लड़कियां थीं और रवां बरस ऐसे वाकयात में और भी इजाफा हो गया। खौफनाक अदादोशुमार, लर्जा देने वाले इंकशाफात अब मंजर आम पर आ चुके हैं। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साइल की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में 1489 बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया और ये तादाद गुज़िश्ता साल के वाकयात के मुकाबले में 14% ज़्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया कि जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों में से 785 कमसिन लड़कियां और 704 लड़के शामिल हैं, यानी 53% लड़कियां और 47% लड़के ज्यादती के वाकयात का शिकार बने हैं। इस रिपोर्ट में जो बात सबसे खतरनाक है वो ये है कि इन तमाम केसेस में 59% घिनौने वाकयात के मुल्जिम जानने वाले। रिपोर्ट में कहा गया कि पड़ोसी, रिश्तेदार, असातिज़ा और दुकानदार के अलावा खूनी रिश्तेदार भी बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस पाए गए। ये अदादोशुमार इंतहाई तशवीशनाक है। हालांकि अब तो बच्चों के खिलाफ जुराइम के हवाले से खुसूसी कानून ज़ैनब अलर्ट बिल नाफिज है, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस होने वालों को सजाए मौत से लेकर उम्र कैद या फिर 14 साल से लेकर 7 साल कैद की सजा दी जा सकती है। लेकिन इस कानून के बावजूद ऐसे वाकयात कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। क्या ये कानून भी दूसरे कानून की तरह नजरअंदाज हो रहा है? ज़ैनब अलर्ट कानून को नाफिज हुए 6 माह हो चुके हैं। इसके तहत अब तक कितने मुजरिमों को सजा दी गई है, बात करेंगे। हमारे साथ हैं इसी खूबसूरत प्यारी नन्ही बच्ची के वालिद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मनीज़ा साहिबा हैं जो कि साइल से ताल्लुक़ रखती हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की। आप दोनों का शुक्रिया। और उमर साहब, आपसे माजरत के साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। ये पूरा माशरा कसूरवार है। मुझे बताइएगा ये वाकया हुआ कैसे, जितना कंफर्टेबली आप बता सके। बच्ची की गुमशुदगी का आपको पता कब चला? आप थाने कब गए? रिपोर्ट कब करवाई? पुलिस से कितना ताउन किया? पुलिस ने कितनी मदद की इसमें आपकी? जी, पुलिस ने हमारा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अगर पुलिस सपोर्ट किया होता तो आज ये नौबत हमारे पे नहीं आता। जी हाँ। अच्छा, क्या कहती थी पुलिस जब आप उनके पास गए? जी अच्छा, हम पुलिस के पास गया। आपने खुद लाश ढूंढी? पास गया जी, हमको खुद पता चला कि लाश वहाँ कचरे कुंडी में पड़ा हुआ है। अच्छा, पुलिस के पास जब गए फिर क्या हुआ? पुलिस के हमने तो बच्ची को बहुत ढूंढा, जब नहीं मिला तो हम पुलिस के पास गए FIR कटवाने के लिए। तो उन लोगों ने कच्चा FIR कटवाया। हमको क्या पता है कच्चा FIR क्या होता है, पक्का FIR क्या होता है। फिर हम दूसरा दिन फिर बच्ची हमारा को नहीं मिला। दूसरा दिन हम बच्ची के ढूंढने गए तो थाने वाले को फोन आया कि भाई आप फिर थाने आ जाओ। तो जब दोबारा थाने गए तो उन लोगों ने बोला पहले FIR आपका कच्चा कट चुका है, अभी आपका पक्का FIR लिखवाते हैं और आपके मोहल्ले में आते और जगह देखते हैं कि कौन सा दुकान है, कौन सा मकान है आपका। तो वहाँ पर हमारा को पुल नंबर भी हम लोगों ने दिया कि आप आ जाए
तो हमारा को आप कॉल करें, हम आपके साथ जो है ना वहाँ आ जाएंगे, आपको अपने इलाके में ले आएंगे। तो दूसरा दिन भी जो है ना, दूसरा दिन फिर भी पुलिस हमारे घर पे नहीं आया। जब पुलिस हमारे घर पे नहीं आया तो फिर जो है ना हम घर पे चले गए। ये तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। अच्छा, घर पर जब हम बैठ गए तो फिर हमारा को इत्तला आया कि भाई आपका लाश जो है ना वो बच्ची का वो कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। अफसोस, मैं हैरान हूँ इस बात पे मनीज़ा साहिबा। ये मतलब पुलिस से 2 दिन कच्चा पक्का करने में ही गुजार दिए। मतलब दिस इज हाइट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस कि वो जाए वकूआ तक नहीं पहुंचे। आपके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। एग्जैक्टली क्या ऐसा ही रवैया होता है अथॉरिटीज का, पुलिस का, कि 1 दिन 2 दिन, हालांकि एक लम्हा बड़ा कीमती होता है और वो लोग जाया कर देते हैं। और फिर क्या आपके पास ऐसे केसेस में अक्सर गलती कहाँ होती है? माँ बाप की गलती होती है, गफलत होती है? एग्जैक्टली आप क्या एक्सपीरियंस करती हैं? देखें जी, जहाँ तक किडनैपिंग केसेस हैं, मतलब जब बच्चा मिसिंग होता है तो आम तौर पे पुलिस ज़रूर हेजिटेट करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी बच्चा कहीं गया है, वो आ जाएगा, हम सारी पर्ची कटवाएंगे, वो मुश्किल पड़ जाएगी हमें, तो वो हेजिटेट ज़रूर करते हैं। मगर आपको पता है कि अब ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुई है यहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि ये हर सूबे को करना पड़ेगा, जिसमें आप अगर इतला दें कि आपका बच्चा मिसिंग है तो पुलिस के पास ऑटोमेटिक रिपोर्ट नहीं सिर्फ जाएगी मगर हेड्स के पास भी जाएगी, जो हायर अप्स हैं उनके पास भी जाएगी कि ये एक्शन फौरन लें। सो एक तो ये अब कदम उठाया गया, यहाँ आईसीटी में तो लॉ बन गया। दूसरी बात है कसूर, देखें जी कसूर किसी का नहीं है उस तरह से, क्योंकि बात यह है कि बच्चों को महफूज रखने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक तो जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, हर फर्द की जिम्मेदारी है। आखिर आप मोहल्ले में हैं, आपको क्या नहीं पता लग रहा है कि एक बच्ची जा रही है, ये किसके साथ जा रही है या ये अकेली है? तो ये हर फर्द की जिम्मेदारी होती है, मगर बच्चों को बताना कि जी मनीज़ा साहिबा, एक राजनपुर का हाल ही में वाकया पेश आया जहां पे एक शख्स ने, बहादुर आदमी है वो, उससे किसी के साथ बच्ची को जाते देखा जो उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था, उसने उसको रोका, कन्फ्रंट किया, और पता यही चला कि वो उसको किसी गलत इंटेंशन से लेके जा रहा था। सर, आज पुलिस के अफसरान आपके पास आए, उन्होंने आपसे क्या कहा? पहली बात तो मुझे हैरानी इस बात की है कि पहले आपकी बात नहीं सुनी, हो सकता है आपकी मदद करते शायद बच्ची बच जाती। अब आपके पास क्या लेने क्या आए थे आपके पास? अब जी पहले तीन अगर ये कोशिश आपकी बात सही है कर लेते तो हमारा शायद बच्ची बच जाती। और पुलिस हमारे पास तब आया जब बेटी का लाश मिला, फिर जो है ना उसको दफनाया, फिर एहतजाज किया रोड पे, और पुलिस आया कि भाई एहतजाज खत्म करो। ठीक है फारूक साहब, उमर साहब, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत माजरत, आपके साथ जो हुआ बहुत दुख है इसका, आपका शुक्रिया। मुनीज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद क्या सऊदी अरब वाकई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है? ब्रेक के बाद। नाज़रीन, क्या सऊदी अरब भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने जा रहा है? सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के करीब पहला एटमी प्लांट करीब मुकम्मल हो चुका है। मसनूई सैयारों की तस्वीर एटमी प्लांट की मौजूदगी साबित कर चुकी हैं। इस एटमी प्लांट पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। 21 जुलाई 2020 को अल जजीरा पर एक आर्टिकल शाया हुआ जिसका उन्वान था, क्या सऊदी अरब खुद को जौहरी फंदे में फंसाने जा रहा है? सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि वो जौहरी टेक्नोलॉजी ज़रूर हासिल करना चाहता है, लेकिन इसके मकासद पुरअमन है। सऊदी अरब की जानिब से ऐसे बयानात भी दिए जाते रहे हैं कि वो तो जौहरी तवानाई को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ है, और ये कि सऊदी अरब जो जौहरी हथियारों के अदम फैलाव का कायल है। सऊदी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए है। अगर सऊदी वज़ीर तवानाई की बात दुरुस्त है तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि जौहरी तवानाई से बिजली ही बनाई जाएगी तो ये महंगा प्रोजेक्ट होगा, बहुत महंगी बिजली पड़ेगी। अगर शमसी तवानाई से बिजली बनाई जाए तो 1 मेगावाट बिजली बनाने की लागत
$40 आएगी। लेकिन अगर जौहरी तवानाई से बिजली बनाई जाए तो 1 मेगावाट बिजली बनाने पर $155 लागत आएगी, यानी जौहरी तवानाई से बिजली बनाना तकरीबन 4 गुना महंगा। सऊदी वज़ीर तवानाई का मौक़िफ़ कुछ भी हो, लेकिन सऊदी वली अहद इससे 2 साल पहले बहुत ही वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाए तो सऊदी अरब भी ऐसा ही। सऊदी वली अहद के बयान की अहमियत इस वजह से भी बढ़ चुकी है कि सऊदी जौहरी प्रोग्राम पर आलमी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने एटमी तंसीबात को कंट्रोल करने वाले बैनुल-अक़वामी ज़वाबित पर दस्तखत नहीं किए। एटमी असलहा पर पाबंदी के माहिरीन भी सऊदी एटमी प्लांट पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार कर चुके और आलमी सतह पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अरब की जौहरी अज़ाइम की कहानी 14 साल से भी पुरानी है, जब उसने गल्फ ताउन काउंसिल के मेंबरान के साथ मिलकर एक मुश्तरका प्लान तश्कील देने का सोचा। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने जौहरी धमाके किए तो आलमी सतह पर भी यही तासुर पाया जाता था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान आलमी पाबंदियों का शिकार हुआ, तब भी सऊदी अरब उसकी मदद को आया था। उस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर खालिद महमूद बताते हैं कि सऊदी शाह फहद ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब पाकिस्तान की इंतहाई मदद करेगा, जितनी पाकिस्तान ने सोची भी ना होगी। सऊदी अरब की इसी हिमायत की वजह से ये तासुर भी लिया जाता है कि सऊदी अरब ने भी जब जौहरी सलाहियत हासिल करने का सोचा तो पाकिस्तान उसकी मदद को आएगा। आलमी मीडिया में भी खबरें आई थी कि सऊदी अरब जब चाहे पाकिस्तान से एटम बम हासिल कर सकता है। उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से इन खबरों की सख्ती से तरदीद की गई थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में सरमायाकारी की। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से बयान जारी किया गया था, पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी कुव्वत है जिसका एटमी हथियारों पर मुकम्मल और मौसर कंट्रोल है, जबकि न्यूक्लियर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। लेकिन अब सऊदी अरब की जानिब से एटमी प्लांट की तामीर बहुत से सवालात उठा रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।